कि केमिस्ट्री में आपको मालूम होने का केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या? मैटर। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्या? पार्टिकल्स। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज व्हाट? इज एन एटम। जहां तक आयन का ताल्लुक है वो भी एक पार्टिकल है, जहां तक मॉलिक्यूल का ताल्लुक है वो भी एक पार्टिकल है। ठीक है वो भी कुछ हद तक स्मॉलेस्ट या स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो इतने सिंपल नहीं है, उनके अंदर कुछ और कहानी भी है। अगर आप याद करें तो मैंने एटम की डेफिनेशन में जब ये लिखा है कि सिंपलेस्ट पार्टिकल, तो उसकी एक मीनिंग और भी है। उसके अंदर सिंपलेस्ट का मतलब कुछ और भी है कि सर इसके साथ कुछ करेंगे तो कोई नया पार्टिकल कोई आयन टाइप बन जाएगा, इसी सिंपलेस्ट पार्टिकल के साथ कुछ और करेंगे तो कोई और मॉलिक्यूल टाइप चीज बन जाएगी। ठीक है, तो उस वर्जन में भी मैंने वो जो सिंपलेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है उस पैराए में भी इस्तेमाल किया गया है कि सर जी ये वो उस तरह का सिंपलेस्ट मीनिंग भी है इसका कि इससे ही कुछ ना कुछ और बनेगा, उससे ही कुछ ना कुछ और बनेगा। बहरहाल आई विल स्टिल यूज द वर्ड इज द सिंपलेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट वगैरह वगैरह लटरम पटरम। इसमें हमारी कल जितनी बहस होनी थी हो गई। फिर हमने क्या किया? फिर हमने कहा जी हमें एटम नहीं बल्कि एटम का स्ट्रक्चर समझना है। जब मैं एटम के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है? बुशरा प्लीज यहां से उठेंगे, थोड़ा सा रास्ता है उस तरफ जाके बैठे ताकि यहां से कुछ सर वो पीछे वाली खिड़की भी खोल दीजिएगा प्लीज। एटम के पहली रो में बहुत सारी जगह है बुशरा, पहली रो में बहुत सारी जगह है, प्लीज आगे आ जाओ। एटम के स्ट्रक्चर की जब हमने बात कही तो एक वो ऑर्डिनरी तरीके से हमने कुछ सेंट्रल और आउटर और न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इस तरह की बातें करना स्टार्ट की। फिर हमने जब अपनी स्पेसिफिकेशन खोली तो उसने कहा आपको ये पता होना चाहिए एटम इज मोस्टली एम्प्टी। ठीक है, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है बहुत ज्यादा। फिर उसने कहा आपको पता होना चाहिए कि उसके सेंटर के ऊपर क्या है? उसके बिल्कुल सेंटर पे वेरी स्मॉल इन साइज बट वेरी डेंस इन मास एक न्यूक्लियस है विच कंटेन्स दोस न्यूक्लियॉन्स जिनको कि हम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं, जिनकी कुल मिला के तादाद को हमने कोई न्यूक्लियॉन नंबर कह दिया और वहां पर हमारे पास एक फड्डा डेवलप हुआ। कौन से वाला? कि सर जी वो जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है वही मास नंबर भी होता है, और जो मास नंबर होता है उसी को हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं अगर क्या कर दिया जाए, अगर कोई यूनिट लगा दी जाए। कौन सी यूनिट लगा दी जाए? सर जी या तो कोई AMU टाइप यूनिट लगा दी जाए, या कोई U सिंपल लिख दिया जाए, या उसका वर्जन बेटा इधर नहीं बैठना है इस तरह बैठना है, या उसके साथ वो एक्चुअल में पता नहीं 1.66 into 10 power minus 27 kg या 1.67 into 10 पावर जो भी है 10 पावर minus 27 याद होना चाहिए। कोएफिशिएंट के तौर पर 1.66 है या 1.67 है, मैं उसको अभी इतना फॉलो नहीं करूंगा। इसमें किसी को मसला है भाई? फिर हमने क्या किया? फिर हमने कहा यार ये न्यूक्लियॉन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसकी इंपॉर्टेंस को कम समझता हूं। मैंने कहा ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? वो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से है, उसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन्स को हमने ज्यादा अहमियत देने की कोशिश कर ली। जब हमने प्रोटॉन्स को ज्यादा अहमियत दी तो क्या हुआ? प्रोटॉन्स को जब हमने ज्यादा अहमियत दी तो हमने कहा सर जी प्रोटॉन नंबर को वैल्यू दे दें, प्रोटॉन नंबर को एज द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट या आइडेंटिटी ऑफ द एटम वो पहचान उसको दे दें। वो जब हमने उसको पहचान दी तो हमने कहा फिर इसका नाम रखो एटॉमिक नंबर, एटम का नंबर, कि एटम नंबर 1 है या ये एटम नंबर 2 है या एटम नंबर 3 है या एटम नंबर 10 है या एटम नंबर 1000 है, ये कौन सा एटम नंबर है। वो एटम जो नंबर होगा, जो एटम का नंबर होगा वो उसके एलिमेंट की पहचान होगी कि कौन सा एलिमेंट है। ये एलिमेंट हाइड्रोजन है या ये एलिमेंट हीलियम है या ये एलिमेंट लिथियम है या ये एलिमेंट बेरिलियम है, या जो भी जिधर तक आप जाना चाहते हैं। हमने ओ लेवल में कोशिश की थी कि पहले 20 एलिमेंट्स याद किए जाएं, यहां कोशिश डबल हो जानी चाहिए। हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें 40 एलिमेंट्स जो हैं वो याद हो जाएं, लेकिन देखेंगे कि कब उनकी बारी आती है और कब उनकी बारी नहीं आती है।
क्या हुआ जनाब जी, हमने कहा जी प्रोटॉन नंबर को आइडेंटिटी बनाओ। फिर हमने कहा यार ये जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं 20 हैं के 40 हैं के 100 हैं के 113 हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने इनको क्या किया हुआ है, हमने इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर अरेंज किया हुआ है। और उस टेबल का नाम हमने क्या रखा, हमने उस टेबल का नाम पीरियोडिक टेबल रखा है। और वहां पे जितने भी हमने एलिमेंट्स अरेंज किए हैं, हम सबसे पहले उनको लिखने का क्या तरीका है, हमने उनके लिखने के तरीके को डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। और लिखने के तरीके को हमने क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया, हमने कहा सर जी वो ओ लेवल में क्या करते थे, ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर करके लिखते थे। तो ऊपर आ जाता था न्यूक्लियन नंबर और नीचे आ जाता था एटॉमिक नंबर। लेकिन अभी हमने जब क्या काम किया, अभी हमने जब ये क्या बोलते हैं ए लेवल वाला पीरियोडिक टेबल, मैंने कल अपने किसी टीचिंग स्टाफ को कहा तो उन्होंने मुझे क्या निकाला, उसको हमने जब एक्सप्लोर किया तो क्या निकला भाई सर जी, उसको जब एक्सप्लोर किया तो उसका तरीकाकार कैसे निकला, पहले सिंबल लिखा होता था, उसके ऊपर उन्होंने मेन नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर उन्होंने सिग्निफिकेंट जो नंबर है उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। अब चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उन्होंने कहा जी बड़े छोटे का हिसाब नहीं, किसका हिसाब है, मोर सिग्निफिकेंट और लेस सिग्निफिकेंट का हिसाब है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मुझे लगता है बिजली आ गई है, इससे पहले कि हम दरवाजे बंद करें सही दफा उनसे कंफर्म करें कि भाई ये भी दोबारा तुम लेके तो नहीं जाओगे, कुछ कर रहे हैं नीचे जो भी कर रहे हैं उनसे पूछना है, अगर फिक्स हो गया है तो हम ये खिड़कियां बंद करवा देंगे, मतलब दोबारा जाएंगे। अच्छा चलिए सर फिर बैठे रहिए थोड़ी देर, क्या बात हो रही है। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल क्या करता है, वो ये नहीं कहता कि बड़ी चीज ऊपर हो तो छोटी चीज नीचे हो, कहता है भाईजान इंपॉर्टेंट चीज पहले आनी चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट चीज बाद में आनी चाहिए, मोर इंपॉर्टेंट चीज ऊपर आनी चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट चीज नीचे आनी चाहिए। छोटे बड़े का तो उन्होंने हिसाब ही निकाल दिया, इसलिए हमें पता है ओ लेवल से पता है कि मोर इंपॉर्टेंट क्या है, मोर इंपॉर्टेंट प्रोटॉन नंबर है, मोर इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर है। तो उसको उन्होंने क्या वैल्यू दी, उन्होंने कहा सबसे ऊपर वो लिखेंगे हम, उसका सीक्वेंस मैटर करेगा। फिर हम उसके बाद असल पहचान उसका नाम नहीं है, किसी भी एलिमेंट की असल पहचान उसका ऊपर वाला नहीं, नाम भी नहीं, सिंबल भी नहीं भाई, वो तो बाद में हमने नाम रखे हैं। उनके अंदर तो किसी पे भी हाइड्रोजन के अंदर कुछ खोल के कहीं पे भी HYDROGEN नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, हमने उसका बाद में नाम रखा है। असल हकीकत क्या है सर जी, असल हकीकत ये है उसके अंदर एक प्रोटॉन है सर, तो ये उसकी असल हकीकत है, ये उसकी असल पहचान है, इसलिए उसको सबसे ऊपर रख दिया गया। ठीक है, हीलियम को अगर खोलेंगे तो हीलियम के अंदर कहीं पे भी उसने खुद तो नहीं कहा कि मेरा नाम हीलियम है, मुझे आज के बाद सारे हीलियम कहना, ठीक है, वो उसकी असल पहचान है जनाब मेरे अंदर 2 प्रोटॉन है, मेरा एटॉमिक नंबर 2 है, मुझे 2 से पहचानना। तो हम क्या करते हैं, इमरान ठीक हो गया सिस्टम, सब ठीक हो गया, चलो बस फिर खिड़कियां बंद करा दो। यानी क्या इशू हो जाता है, उस दिन भी हुआ ये, क्यों सर यार, ये फिर प्लाजा के ओनर को पता लगे ना सर, उसको बोले हमारा टेंशन खत्म करके दे, पूरे बैरियर का, तो फिर सारों के जले, ये हमारे क्यों जलते हैं, लगे दूर, तो फिर इसका मतलब ये हमारे लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम, उसको बोले इसको उठा के करीब लगवाएं। ठीक है, ये मैसेज हम तक पहुंचा दें सर। ठीक, अच्छा जी, सो क्या बात हो रही थी, क्या बात, कर्टन भी साइड पे कर दो बेटा, कर्टन भी बंद कर दो प्लीज। इमरान सारों की सेटिंग भी ठीक करना, सारों की सेटिंग भी आउट हुई हुई है। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे यार, हाँ जी 1 2 3 की बात कर रहे थे कि जितने भी दुनिया के एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर नाम नहीं लिखा किसी का भी, उन एटम्स के अंदर क्या साइंस चल रही है, प्रोटॉन्स की तादाद की साइंस चल रही है। वैसे तो न्यूट्रॉन्स की तादाद की साइंस भी एक है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट किसकी तादाद है जो मैटर करती है, वो है प्रोटॉन्स की तादाद, उसको कहते हैं प्रोटॉन नंबर, या उसको क्या कहते हैं जी, एटॉमिक नंबर। और होता क्या है, एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मैटर करता है। किसी को मसला इस बात से, इसलिए सबसे पहले क्या किया गया, 1 सबसे ऊपर लिखा गया कि दिस इज एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 1, ये है इसकी असल पहचान। हाँ, अब हमने क्या कर दिया है, हमने उसका सिंबल रख दिया H। अब वो H रख दिया है, H क्यों रख दिया भाई,
वो उसका किसी साइंसदान ने नाम रखा था हाइड्रोजन, पता नहीं उस साइंसदान का क्या पता खुद का नाम हो हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो उसने क्या दिया भाई, मुझे मैंने डिस्कवर किया तो मैं तो उसका नाम रखूंगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब खैर बहरहाल ये नाम किस हिसाब से रखे गए हैं वो हिसाब तो मुझे नहीं पता। अगर मुझे कोई आप पीरियोडिक टेबल देंगे तो मैं आपको कुछ चीजें उसमें से और भी बताना चाहूंगा कि कुछ नाम हैं जिन नामों को आप देखिएगा कि उन्होंने किस हिसाब से रखे हुए हैं। एनीवन प्लीज, किसी के पास पीरियोडिक टेबल है? भिजवाओ जरा बेटा आगे। एक काम करेंगे, सर सबूत पूरी क्लास के लिए एएस लेवल वाला पीरियोडिक टेबल प्रिंट करके ला के दें, जितने भी स्टूडेंट्स से गिन लें। सर प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुनो जी, जरा नाम सुनने हैं यार आपने, ठीक है। नाम है जी रदरफोर्डियम, एक एलिमेंट का नाम है रदरफोर्डियम। किसी ने सुना है रदरफोर्ड जी? कौन है रदरफोर्ड? वो कोई रदरफोर्ड कोई साइंसदान था जो गोल्ड फॉइल का कोई एक्सपेरिमेंट था, आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा। उस भाई ने अपने पर एक नाम रखा हुआ है रदरफोर्डियम, ठीक है जी। एक है आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम ये किस पे नाम रखा हुआ है? आइंस्टाइन साहब पे उन्होंने नाम रखा हुआ है। एक है जी यूरोपियम, यूरोप से उन्होंने क्या निकाला है? यूरोपियम। एक उन्होंने निकाला है डाम्स्टरडीटियम, ओ तेरी डैम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम, मुझे लगा एम्स्टरडैम लिखा हुआ है, नहीं नहीं वही नहीं। फिर कुछ और है जी, मतलब अजीब अजीब से कुछ नाम है। यो यस, अमेरिकियम है जी, शायद सिर्फ अमेरिका में होता होगा, अरे नहीं इसका नाम ही क्या रखो, अमेरिकियम। कोई फिर पाकिस्तानियम भी होना चाहिए बीच में, ठीक है। यहाँ कोई काम की चीज नहीं, सारे वेले दुनिया जान के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ए जी क्या है? आर्जेंटम, ठीक है जी। अब वो आर्जेंटम तो उसको नहीं बोलते, हम तो उसको सिल्वर बोलते हैं। हाँ तो लैटिन में ये था कौन या थी कौन? नहीं वो तो कहते हैं, लेकिन आर्जेंटम या आर्गेंटम या व्हाटएवर दिस इज, कोई तो किसी का तो नाम होगा ना, ठीक। कहते हैं पुत्र, मुझे पता है, एफ यू को फेरम कहते हैं, सी यू को क्यूपरम कहते हैं, वो ये नाम कहां से निकले हैं? अब ये लैटिन का जो वर्ड है उस वर्ड की कोई मीनिंग होगी। अमेरिकियम का मीनिंग है एक अमेरिका में पाई जाने वाली चीज, आइंस्टीनियम का भी कोई मीनिंग है, आइंस्टाइन की इजाद की हुई चीज, रदरफोर्डियम का भी कोई मीनिंग है, रदरफोर्ड के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा, उसका कोई रिश्तेदारी होगी उसकी, ठीक है। इसी तरह ये जितने भी अल्फाज रखे गए हैं, तो ये जो कुछ या खड़े में बैठे हैं, नहीं पढ़ाना। नामों का मीनिंग, मैं ना तो इंग्लिश का टीचर हूं, ना मैं लैटिन का टीचर हूं, ना मैं इनकी नाम समझाने हैं। नाम किसने रखे, कैसे रखे, रख दिए भाई। एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है केमिस्ट्री की, ठीक है, कि कहाँ से केमिस्ट्री पैदा हुई है, कैसे साइंसदानों ने उसको चीजों को डिस्कवर किया है, कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाया है, कैसे जादू के पीछे लगाया है, ठीक है। ये जादू की पैदाइश है, ये केमिस्ट्री की पैदाइश है। केमिस्ट ने क्या किया है, वो पुठे सीधे केमिकल रिएक्शंस करके वो नीला पीला लाल हरा करते थे, एंड दे यूज द वर्ड दिस जादू फॉर द फर्स्ट टाइम, कि लोगों को क्या कर सकें, कुछ लोगों को डरा सकें, कुछ लोगों को क्या कर सकें, उनको बेवकूफ बना सकें, उनको क्या कर सकें, उनसे पैसे हथिया सकें, जो भी उनके अपने अपने पर्सनल मोटिव्स थे। वैसे ही कुछ करके यूं कुछ करते थे तो नीला पीला पैदा हो जाता था। दो लिक्विड्स को मिक्स करते थे तो धूम करके कुछ होता था। तो लोग कहते यार ये बंदा बड़ा खतरनाक है यार, ये तो फूंक मारता है तो सुहा का पुल गिर जाता है, ठीक है। इसको भाई तू फूंक ना मारी, सुहा का पुल गिर जाएगा, ठीक है। वो अभी तक दुनिया 2023 में पहुंच गई है, वो अभी भी फूंकों पे चल रही है पूरी दुनिया। जनाब ये फूंके थी जिनकी वजह से कुछ हो जाता था, और कोई जादू था, कोई यूं 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 करता था और सब कम समथिंग कुछ हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये केमिस्ट की मस्ती है सारी, ठीक है। जो जो नॉलेज उन तक पता चलता गया, वो बड़े सेल्फिश किस्म के कुछ इनिशियल साइंसदान थे, उन्होंने उस नॉलेज का क्या किया, सिर्फ पर्सनल यूज किया। और पर्सनल यूज क्या किया, लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट किया, लोगों को डराना स्टार्ट किया, लोगों से पैसे हथियाना स्टार्ट किए और अपनी बदमाशी कायम करना स्टार्ट की। फिर करते करते बीच में कुछ डिसेंट साइंसदान भी आते गए, तो उन डिसेंट साइंसदानों ने चीजों को अच्छे तरीके से रिवील और खैर जो भी है, मुझे हिस्ट्री भी नहीं पढ़ानी, ठीक है। मैं किस चीज का टीचर हूँ? ओ यस, मुझे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ानी है। प्योर केमिस्ट्री क्या कहती है भाई, अगर ऊपर 1 लिखा है तो हमने उसका सिंबल क्या पढ़ा है, H। अब वो H क्या है, असल उसका पूरा नाम है हाइड्रोजन, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम आगे जाते हैं, अगर ऊपर नंबर 2 लिखा है तो उसके नीचे क्या सिंबल लिखा है, He। अब He क्या है सर, ये हीलियम है। ये किसने नाम रखा है, किसी न किसी ने रख दिया भाई। जिस किसी ने भी उसके साथ कोई साइंस मारी है, कुछ उसका लेना देना था, उसने उसके नाम रख दिए हैं, तो नाम रख दिए हैं। नाम तो खुद ब खुद ही डेवलप होते हैं, ठीक है। नाम तो आपका क्या नाम है भाई, है हाशिम? आपका नाम हाशिम क्यों है? माँ बाप ने रख दिया, उनको पसंद आया तो उन्होंने आपका नाम हाशिम रख दिया, ठीक है। मेरे अम्मा पापा को ज़हीर पसंद था तो पता नहीं उन्होंने ज़हीर रख दिया, ठीक है। तो क्या पता उन्होंने किस किस बुनियाद पर रखा, किस बुनियाद पर नहीं रखा। तो नामों की कोई बुनियाद नहीं होती है। नामों की बुनियाद सर क्या होती है, माँ बाप, कि उनको जो पसंद आ जाए वो नाम रख देते हैं, ठीक है। भाई आपका क्या नाम है, आपसे पीछे? मिरसब। तो मिरसब, इनके अब्बा ने मुझे कहानी सुनाई थी कि सर इसका नाम मैंने मिरसब क्यों रखा, ठीक है जी। तो मिरसब इनका नाम इसलिए रखा, कौन सा इजाद हुआ था, शाहीन? जब जब वो किसी पता नहीं, जो पूरी कहानी सुना भाई। हाँ ठीक है। हाँ तो असल में इनके अब्बा किधर थे जब शाहीन मिसाइल पहली दफा मिसाइल फायर कर रहे थे, हम उसकी टेस्टिंग हो रही थी, तो इनके अब्बा भी उधर थे और साइंसदान भी उधर थे, तो उन पूरे निसाब का लीडर भी उधर था। तो उसने कहा आई वांट टू नेम दिस मिसाइल एज मिरसब मिसाइल। मिरसब की मीनिंग क्या है? हाँ, आप सल्लम की तलवार का असल में नाम था मिरसब, और वो एक वाइज उसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने उसका नाम मिरसब डिजाइन किया। लेकिन 2-3 और नाम भी थे, तो गवर्नमेंट ने क्या प्रूफ किया, गवर्नमेंट ने प्रूफ किया शाहीन। तो क्या हुआ, वो इनके अब्बा जी को कहीं गुस्सा आ गया होगा, या इनके अब्बा जी को कहीं प्यार आ गया होगा, या इनके अब्बा जी की कहीं मोटिवेशन जाग गई होगी, तो उन्होंने दिल में कसम खा ली होगी मैं इस नाम को जिंदा रखूंगा, ठीक है जी। तो उस चक्कर में ये पैदा हुए होंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया होगा, उन्होंने कहा होगा इसका नाम मिरसब रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मिरसब को चाहिए कि उस अब्बा की मोटिवेशन को याद रखें कि बाप ने मेरा नाम क्या सोच के रखा है, ठीक है। वो बाप ने मेरा नाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक टेक्नोलॉजी है उसके साथ रिलेट करके रखा है, फिर उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को इन्वॉल्व किया है। तो मेरी पर्सनैलिटी पर भी क्या होना चाहिए, नामों का थोड़ा थोड़ा असर होना चाहिए। पता चले मैं बाहर पुठी सीधी हरकतें करता हूँ और नाम हो मेरा मिरसब, और अगर हमसे कोई पूछ ले भाई तेरे नाम का मीनिंग क्या है, तो कितनी शर्म आएगी ये बोलते हुए कि मेरा नाम का मीनिंग है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार। तो वो तलवार तो बड़े अच्छे काम करती थी सारे, ठीक है। तो जब उठी, जब चली, जब इस्तेमाल हुई, अल्लाह की खातिर चली, अल्लाह की खातिर इस्तेमाल हुई, ठीक है। तू नलायक पांडे इधर पुठे सीधे काम किधर कर रहा है। तो हमने नामों की क्या करनी है भाई, लाज रखनी है, ठीक है। नामों का असर लेना है थोड़ा, लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं लेना कि सर हम मैं हूँ बंदा ही हूँ ना सर, नाम मेरे सब हो गया, मैं असल में तो तलवार नहीं बन गया। खैर बहरहाल किधर थी बात यार, केमिस्ट्री पढ़ा। मसला यह है कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा कहानियां भी सुनाता हूँ। बहरहाल निकलते हैं, कहानी से निकलते नहीं, किधर आ रहे थे हम। तो नाम की कोई साइंस नहीं है भाई। अगर आपको ये कहे कि सर जी ऐसे वो AG का नाम था, वो करते करते सर आगे एक एलिमेंट आता है, पता नहीं एटॉमिक नंबर उसका क्या है, देयर इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 47, उसका उन्होंने सिंबल रख दिया है AG, बट नाम क्या रखा है, नाम रखा है सिल्वर। तो आप कहेंगे सर सिल्वर का SI कुछ और होता है, AG तो कुछ और चीज है। तो असल में हमारे यहाँ ना ये जितने भी कोई जिस जमाने में ये सारी केमिस्ट्री हुई है, इसमें ग्रीक्स का बहुत लेना देना है, इसमें लैटिन्स का बहुत लेना देना है, इसमें उस जमाने के रोमन्स का बहुत लेना देना है। उन्होंने साइंस में बड़े मामलात किए हैं। खैर करते करते इसलिए वो नाम असल में वही था, आर्जेंटम, ठीक है। अब आर्जेंटम वो कहते हैं सर किसी और जुबान का है, लैटिन है कि ग्रीक है, आई डोंट केयर, वट एवर इट इज। हम अपनी अंग्रेजी में अपने इर्द गिर्द उस एलिमेंट के लिए क्या नाम रखते हैं, हम अपनी इर्द गिर्द जब हम उसको इस्तेमाल, बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है, पूरी दुनिया में कॉमन है। सिल्वर की ज्वेलरी या सिल्वर की कोई भी यूटेंसिल्स या सिल्वर का कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो नामों की साइंस को क्या करेंगे भाई, खड्डे में भेजेंगे, ठीक है। उसमें मैं इतनी ही बात कर सकता था, इससे ज्यादा मैं बात उसके ऊपर नहीं करना चाहता। नामों के नीचे नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर
नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उससे भी नीचे जाए तो सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है? पहले था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर, फिर सिंबल क्या है, फिर नाम क्या है, फिर सबसे नीचे क्या है? सर जी उसका वो रिलेटिव एटॉमिक मास, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसका मतलब पीरियोडिक टेबल की हद तक वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सो यू नो वो क्यों नहीं है और क्या उसकी कहानी है, इसके बारे में तो मैंने अभी अपना लेक्चर कंपोज नहीं किया। मैंने इतना जरूर पढ़ाया था, ऊपर वाला नंबर प्रोटॉन नंबर है, मोर सिग्निफिकेंट है, नीचे वाला नंबर जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस हमने लिखना है। अब क्यों लिखना है, तो क्या साइंस है? मैंने कहा ये लेस सिग्निफिकेंट है, अभी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हम इसको क्या करेंगे, वी विल स्टडी इट लेटर। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, मुझे अगर आप अपनी केमिस्ट्री की स्पेसिफिकेशंस दे दें तो मेरे लिए अब अगला काम आसान होगा कि मुझे इस बात में से अगली बात क्या निकालनी चाहिए। जी थैंक यू। अगर मैं केमिस्ट्री की स्पेसिफिकेशंस खोलूं तो हम देखते हैं कि हम अपनी बातों में से किस बात तक पहुंचे हैं। उसने कहा था अंडरस्टैंड दैट एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग अ वेरी स्मॉल डेंस न्यूक्लियस दैट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द शेल्स इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। मैं खैर अभी वैसे इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं गया, मैं इस बात को डिस्कस कर लूंगा। जितना इसने जुमला लिखा उतना तो हमें पता है। इलेक्ट्रॉन्स किधर होते हैं? सारों बाहर एम्प्टी स्पेस में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। खैर, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव चार्जेस एंड रिलेटिव masses। हाँ सर, हमें तो रिलेटिव क्या, हमें तो एक्चुअल चार्जेस और एक्चुअल masses भी पता है। अंडरस्टैंड द टर्म्स एटॉमिक एंड प्रोटॉन नंबर, mass एंड न्यूक्लियन नंबर। जी सर, हमारा एटॉमिक एंड प्रोटॉन नंबर भी हो गया। अच्छा, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज विद इन एन एटम। विद इन एन एटम जो आपकी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है मास की और चार्ज की। सर हमें पता है मास सारे का सारा किधर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो इनसाइड द न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड व्हाट अबाउट चार्ज? सर चार्ज न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स इन इट। बाकी चार्ज किधर है? हाँ सर, बाहर भी कुछ चार्ज है और वो चार्ज कैसा है? वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से ओवरऑल एटम का क्या चार्ज है? सर जी वो ओवरऑल एटम का जो चार्ज है वो क्या है? वो न्यूट्रल है। लेकिन बहरहाल हमने अभी तक क्या डिस्कस नहीं किया है? सर जी हमने अभी तक ना इलेक्ट्रॉन्स की कहानी को डिस्कस नहीं किया है, और मैं भी इलेक्ट्रॉन्स तक शायद जाऊंगा भी नहीं। ये लो जी, मुझे आज जो अगली बात आपसे करनी है वो क्या करनी है? चलो मैं ये जो जिसने जुमला बोला कि यार ओवरऑल चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन तो समझा दो, चलो इतनी हम समझा लेते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को मैं खैर मुकम्मल कर देता हूं। मुझे आप एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ चलते हैं। आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की काफी बात हो गई, न्यूक्लियस के अंदर की काफी बात हो गई, न्यूक्लियन नंबर की काफी बात हो गई, उसके मास नंबर और सारा लेटरम पटरम काफी सारी बात हो गई। अब थोड़ा सा ना इसके अंदर क्या करेंगे भाई, कोई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी बीच में कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक काम करें जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लेक्चर लेंगे हम। ऑलमोस्ट हमने यही स्टार्ट किया था ना, हेडिंग मत दीजिएगा, दी दी आपने पहले से। अगर आप अपने नोट्स देखें तो वहां ऑलरेडी हेडिंग क्या चल रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा है भाई, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर आपने नोट्स उस टेबल के फौरन बाद स्टार्ट किए हुए थे। टेबल के बाद कौन कौन से नोट्स थे? आपने एटम के बारे में बात की, एम्प्टी स्पेस के बारे में बात की, न्यूक्लियस के बारे में बात की, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बात की है, बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन अभी तक क्या बात नहीं की आपने? अभी तक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की भाई। तो क्या काम करना चाहिए हमें? आज कुछ नोट्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में चलते हैं जनाब। जी, सबसे पहला नोट जो मुझे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखवाएंगे, प्लीज बताइए वो क्या लिखवाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये तो हमें पता है। अब ये हैं किधर? दे आर आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग अराउंड द
न्यूक्लियस, खैर बहरहाल। और जहां जहां ये हैं उन जगहों को कहते क्या हैं, उन जगहों को हम ऑर्बिट्स कहते हैं या शेल्स कहते हैं या वगैरह वगैरह। उस साइंस की तरफ भी अभी हम जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के साथ सबसे पहली बात कीजिए, दे आर वेरी लाइट, दे आर वेरी लाइट, उस तरफ बैठ जाओ बेटा। दे आर क्या जी, वेरी लाइट। वेरी लाइट का मतलब, वेरी लाइट किस हिसाब से, इन मास, वेरी लाइट इन मास। लाइट मतलब निग्लिजिबल इन मास। दे आर वेरी लाइट को अंडरलाइन करें जी, ब्रैकेट में लिखें, इन मास, लाइट इन मास। और क्या कैरेक्टर इनका, कॉमा लगा के लिखें, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या है ये, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला कैरेक्टर आ गया बहुत लाइट है, दूसरा कैरेक्टर आ गया नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या होगा, ये रिवॉल्व कर रहे हैं किधर, अराउंड। क्या, दोबारा मुझे स्पेसिफिकेशन दिखाएं जी, ठीक है, सामने ही रखें भैया, सामने ही रखें ताकि ये मैं उसके जुमले कॉपी पेस्ट करता जाऊं जी। जो बच्चा यहां बैठा करे प्लीज अपनी स्पेसिफिकेशन निकाल के बैठा करे। खैर बहरहाल क्या बोला जी हमने, हाँ जी, क्या लगा, वेरी लाइट, फिर negatively charged subatomic particles that are किधर, that are found in shells, that are found in shells। found के साथ क्या लिखें, revolving लिखें, that are revolving in shells। that are found के साथ क्या लिखें, जैसे वहां पे static नहीं है, found का लफ्ज अंडरलाइन करके क्या लिखें जी, रिवॉल्विंग का लफ्ज भी लिखते हैं, दैट आर फाउंड या रिवॉल्विंग इन व्हाट, इन द शेल्स। ये शेल्स किधर है, आगे लिखें इन द एम्प्टी स्पेस, इन द एम्प्टी स्पेस। अराउंड द न्यूक्लियस, इन द एम्प्टी स्पेस के बाद क्या लिखें जी, अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमने आई थिंक इस एक जुमले में सारी बातें मुकम्मल कर दी हैं। अगर आप गौर करें तो मैंने उसके मास को भी डिस्कस किया है, दैट इज वेरी लाइट। मैंने उसके चार्ज को भी डिस्कस किया है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। मैंने उसकी हैसियत को भी डिस्कस किया है, क्या हैसियत है, सब एटॉमिक पार्टिकल उसकी हैसियत। फिर मैंने उसकी पोजीशन को भी डिस्कस किया है कि उसकी पोजीशन किधर है, इन द शेल्स है, और उस शेल्स को भी बताया कि किधर है, इन द एम्प्टी स्पेस है। और वो और क्या बताया, दैट वो एम्प्टी स्पेस किधर है, अराउंड द न्यूक्लियस है। और वो अराउंड द न्यूक्लियस के साथ भी क्या बताया है, यदि वो वहां पे स्टैटिक नहीं है, वहां पे क्या है, वहां पे रिवॉल्विंग है। तो बच्चों ये जो आपको सर दिखाएं, एस जितनी वो कहता जाएगा उतनी बात करते रहेंगे। बहरहाल क्या लफ्ज हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉन के लिए, पहला लफ्ज क्या, पहले उसका मैथ समझाया, क्या मैथ है, वेरी लाइट। फिर चार्ज समझाया, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। फिर उसकी हैसियत समझाई, हैसियत क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर उसकी पोजीशन समझाई, वो क्या है, शेल्स, ठीक है। फिर शेल्स हैं किधर, इन द एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक और चीज समझाई, उसकी ना वो किस तरह से मौजूद है, वो स्टेशनरी है कि रिवॉल्विंग है, वो भी आपको मैंने वहां समझा दिया है। आई थिंक बुशरा इस जुमले में कुछ ऐड नहीं कर पाएगी। हाँ जी, जी बुशरा कुछ ऐड करना चाहोगी, कोशिश वो फिर भी करेगी, ठीक है जी 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 कोशिश। अरे 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 वाह, अरे वाह, कहती है साजी रिवॉल्व के साथ साथ वो क्या कर रहे होते हैं, स्पिन भी कर रहे होते हैं। तो पुत्र जी लिखें, वो कहती है कि वो सिर्फ रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, रिवॉल्विंग के साथ स्पिनिंग भी लिखें। हाँ जी, अफसरों को बुशरा की मौजूदगी से थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता रहेगा। सर जी जो मर्जी है कर लें, एक कदम भी इसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकालना ही है बीच में से। तो जी जनाब साहब, मैं चाहूंगा बाकी भी किसी का दिमाग काम करना चाहिए कि वो बताए सर कुछ और भी होता होगा। हाँ जी सर, नीले रंग के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एनीवन है जी, नहीं ना भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, कलर शलर उनके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने वाकई कुछ A2 वाली फिजिक्स पढ़ ली तो आपने कहना है सर जी इलेक्ट्रॉन्स की तरह नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह होते हैं, उनकी वेवलेंथ भी होती है सर जी,
उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है सर जी, जैसे रोशनी होती है ये वैसे होते हैं सर जी। लेकिन रहने दो जी, ये किधर होते हैं? ये A2 में होते हैं। AS में मैं इतना शोगल अभी नहीं लगाऊंगा कि इनको क्या कह दूं, इनको कह दूं ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हो, ये वैसे हैं। लेकिन ये शोगल अभी हमें नहीं लगाना। इतना ही है जितना मैंने लिखा है कि नेगेटिवली चार्ज है, वेरी स्मॉल इन मास है, किधर है? एम्प्टी स्पेस में है, अराउंड द न्यूक्लियस है, रिवॉल्व कर रहे हैं, इन द शेल्स हैं। मुझे इन सारी बातों में से पता मैंने किधर फंसाना है आपको, मैंने फंसाना है लफ्ज शेल के अंदर। पुत्र जी वो अंडरलाइन करें जरा। केमिस्ट्री वाला कहता है कि मैथ्स में भी ना फंस भाई, तो चार्ज में भी ना फंस, किधर जाके फंस? इसके शेल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जाके फंस जा, उसकी पूरी साइंस एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं उसकी पूरी साइंस एक्सप्लोर करूं, मुझे लगता है एक और बात भी मैंने करनी है। उसने कहा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद इन द एटम समझाएं, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने हल्की से उनके साथ जरा उसके साथ मैं उसको थोड़ा सा रिलेट कर लूं, इससे पहले कि मैं शेल्स की एक्सप्लेनेशन में जाऊं। मैं भी शेल्स की एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता, मैं चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करना। आई होप आपको पता है न्यूक्लियस क्या था। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है? न्यूक्लियस सेंटर पर है। एटम का सेंटर कैसा है? एटम का सेंटर पॉजिटिवली चार्ज है। उस सेंटर के इर्द गिर्द क्या होगा? एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। क्या होगा भाई? किसकी? वो नहीं, फील्ड किसकी होगी? सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। उस न्यूक्लियस की वजह से उसकी इर्द गिर्द क्या है? एम्प्टी स्पेस में न्यूक्लियस की वजह से क्या है? सर जी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या है जनाब? कोई ये कहना चाहेगा कि न्यूक्लियर फील्ड भी है? एनीवन? उसको बस मैं इतना कह के चुप करा दूंगा भाई, फिजिक्स की बात है। किसकी बात है? अगर आपने न्यूक्लियस की मुझसे न्यूक्लियर फील्ड डिस्कस की तो दो जवाब हैं। एक जवाब क्या है कि सर ये केमिस्ट्री की बात नहीं है ये, और दूसरी जवाब ये है कि सर वो न्यूक्लियर फील्ड ना न्यूक्लियस के सरफेस पे खत्म हो जाती है। किधर खत्म हो जाती है? न्यूक्लियर फील्ड न्यूक्लियस के, ये बड़ी अजीब सी बात की मैंने, ठीक है? इलेक्ट्रिकल फील्ड न्यूक्लियस के सरफेस पे नहीं। इलेक्ट्रिकल फील्ड जहां एक एटम खत्म होता है ना, जहां दूसरा एटम स्टार्ट होता है ना, वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक भी इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फील्ड जाती है। तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सकती है। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है? मैंने न्यूक्लियर फील्ड को डिस्कस नहीं करना। स्पेसिफिकेशन जिसके पास नहीं हाथ खड़ा कर दें। एक यहाँ नहीं है जी सर, एक गर्ल्स के पास नहीं है। अच्छा, सो बहरहाल नहीं फैलानी बात, न्यूक्लियर फील्ड पे नहीं जाना है। किस पे जाना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करनी है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है? उस फील्ड के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वहां क्या है? वहां इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज है? उन पर नेगेटिव चार्ज है। उन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के दरमियान में क्या है? उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है। जी भैया क्या बात हो रही? कुछ हो रहा है? हाँ, न्यूक्लियस। इस अच्छा एक काम करेंगे, पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, उसका एक जुमला लिख देता हूं, फिर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस और उसकी इसके दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स और फोर्स एक्टिंग एज व्हाट के बारे में आ जाऊंगा मैं। मुझे एक बात बताएं, ऑर्डिनरी लेवल का एक वर्जन बताता हूं यार आपको। ऑर्डिनरी लेवल का पता वर्जन क्या है? ओ लेवल वाले कहते हैं सर जी असल में ना एटम न्यूट्रल होता है। तो एटम न्यूट्रल है तो जितना उसमें पॉजिटिव है उतनी उसमें नेगेटिव होगा। पॉजिटिव जितने प्रोटॉन है उतनी उसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या होगा? आई थिंक मुझे इस तरह से पहले लिख देना चाहिए। देखें यार, सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, since an atom is electrically neutral, so what? वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब, एक मतलब है प्री ओ लेवल वाला, नो चार्ज। एक है ओ लेवल वाला, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो काम करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को अंदर करें। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के साथ ब्रैकेट के जीरो चार्ज,
इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, जीरो चार्ज। जीरो चार्ज के आगे लिखें, बल्कि बस ब्रैकेट क्लोज कर दें, जीरो चार्ज की ब्रैकेट क्लोज कर दें। हमने कहा सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इट मीन्स व्हाट, it means what? So it means that the amount of positive charge in the nucleus must be equal to the amount of negative charge in the atom. क्या लिखें? Okay, so it means that the amount of positive charge in an atom, ये लिखिए, so it means that the amount of positive charge in an atom must be equal to the amount of negative charge, must be equal to the amount of negative charge in an atom. Since an atom is electrically neutral, so it means what? So it means that the amount of positive charge in an atom is equal to the amount of negative charge in an atom. Underline the word amount of positive charge. ये पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन्स पर, और नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इफ ऐसे एक प्रोटॉन पे है रिलेटिवली +1 का चार्ज, तो 10 प्रोटॉन्स पर क्या होगा, +10 का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं कहूं जी -1 का चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होगा, -10 का चार्ज होगा। ये मैं रिलेटिव बात कर रहा हूं। इवन अगर मैं एक्चुअल बात भी कर लूं कि अगर मैं जी एक प्रोटॉन पर अगर चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, तो एक इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज क्या होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि उनका जो नेचर है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल नेचर है, वो क्या होगी, वो ऑपोजिट होगी। तो एक को हम प्लस कर देंगे, तो एक को हम माइनस कर देंगे। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? तो आई वांट कि आपने जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिखा है, वहां ज्यादा बेहतर था कि क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी लिखिएगा, मैं बता दूं कैसे करना है। और जहां पे आपने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज लिखा है, वहां बेहतर था कि क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड पे जाके क्या लिखें, हमने कहा सिंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो इट मींस दैट द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एन एटम, व्हिच फर्दर मींस दैट व्हाट, लिखें, व्हिच फर्दर मींस that the number of electrons which further means that the number of electrons must be equal to the number of protons, must be equal to the number of what? To the number of protons. In what? In an atom. In an atom. In an atom. मेरे बात बताएं, अगर ये बराबर ना हो तो कैसे हो सकता है कि बराबर ही ना हो? हाँ, हो सकता है ऐसा। अगर बराबर ना हो तो उसको एटम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको आयन कहेंगे। कौन सा आयन कहेंगे? अब ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या प्रोटॉन ज्यादा हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो तो आई होप यू नो क्या कहलाया जाएगा, वो एनायन कहलाया जाएगा। और अगर प्रोटॉन ज्यादा हो तो क्या कहलाया जाएगा, वो कैटायन कहलाया। तो एक काम करें, एक और छोटी सी बात भी लिख देते हैं यहाँ पे। If the number of electrons are not equal to the number of protons, then the atom is said to be क्या होता? वो क्या है? होता पुत्र एटम ही है। कहते हैं उसको क्या है? आयन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखें, if what next sentence है, yes, next sentence, if the what, if the number of protons is not equal to the number of electrons, if the number of protons is not equal to the number of electrons, then the atom is said to be क्या होगा? वो क्या पुत्र एटम ही होगा। लेकिन उस एटम को अब एटम कहना नहीं है, अब उस एटम को कहना है, then the atom is said to be an, said to be ion, said to be an ion, said to be an ion. हाँ, अंडरलाइन द वर्ड आयन। अगर आप आयन का लफ्ज अंडरलाइन करें, आई थिंक यहाँ दो छोटे छोटे अगर आप कॉलम्स बना लें तो कहानी जरा हमारी आसान हो जाएगी। क्या कहानी हो जाएगी भाई? अगर एक लफ्ज आयन आता है तो आयन में क्या करें सर, यूं करके दो एरोज बना देते हैं। एक तरफ क्या करते हैं,
एक तरफ कैटाइन लिख देते हैं और एक तरफ क्या कर देते हैं, एक तरफ एनाइन लिख देते हैं। कैटाइन के बारे में आपको मालूम है कि क्या होता है, दिस इज positively charged ion, and what is this anion? This is negatively charged ion. और ये जो कैटाइन है और जो एनाइन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन क्यों है? इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव चीजें ज्यादा हैं। कौन है पॉजिटिव चीजें? प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हाँ, वहां क्या होगा, अगर कोई आयन नेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज आयन क्यों होगा? इसका मतलब वहां पे नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं और पॉजिटिव चीजें कम हैं। तो नेगेटिव चीजें कौन सी हैं? Number of protons are less than the number of electrons. It means the electrons are क्या? Electrons are ज्यादा। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? अब इलेक्ट्रॉन्स को सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए? मैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है कम है। आई मस्ट से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्या? पॉजिटिव हो गया तो आर लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्या? मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फर्क नहीं पड़ता कि जुमला जिस मर्जी को सब्जेक्ट बना के लिखें, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन्स को सब्जेक्ट बना के इसलिए लिखना चाह रहा हूं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स का ही लॉस और गेन होता है। इट इज नेवर द प्रोटॉन्स जो कि लूज या गेन हो सकते हैं। क्यों जी? प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, they are stationary inside the nucleus, so they can never be lost or gained or shared। जहां तक ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स का, yes, electrons are outside the nucleus in the empty space in the shells, so they can be lost, they can be gained or they can be shared। जी हाँ, yes, exactly, trapped inside the nucleus बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब are present inside the nucleus से trapped inside the nucleus एक ही फिनोमेना है। मैं जो बात करना चाहता हूं वो क्या है, एक काम करिए, इधर इसके साथ लिखिए जी, ये फॉर्म कैसे होता है? कैटायन कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां तक एनायन का ताल्लुक है, ये कैसे होता है जी? इट इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं पर मैं आपको एक और जुमला क्या लिखवाना चाहता हूं, मैं यहीं पर आपको एक और जुमला ये भी लिखवाना चाहता हूं, सिंस प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट या ट्रैप्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, सो व्हाट, सो दे कैन नेवर बी लॉस्ट और गेन। एक और जुमला लिख दीजिए, सिंस प्रोटॉन्स आर, उसी के नीचे जहां पिछला था उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक? हाँ, उत्तर वो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री नहीं होती। हम ऊंचा बोलिए। लॉस्ट तो कभी भी नहीं होते, लॉस्ट तो कभी भी नहीं होंगे, गेन भी कभी नहीं होंगे। तो मेरा जुमले में मैं नेवर ही लिखूंगा, ठीक है? और जो आप फिजन या फ्यूजन की एग्जांपल को कोट कर रहे हैं, वहां वो लूज या गेन नहीं हो रहे, वहां उनके अंदर ही कुछ हो रहा है, उनके अंदर से कुछ निकल जाता है या उनके अंदर कुछ डल जाता है। वो खुद लूज नहीं होते, वो खुद भी गेन नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से लूज होता है, इलेक्ट्रॉन एटम में गेन होता है, उस हिसाब से प्रोटॉन लूज या गेन कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, उसके अंदर कुछ तब्दीली आती है जिस वजह से उसका कुछ फिजन हो जाता है या उसका कोई फ्यूजन हो जाता है। बहरहाल जो मीनिंग इलेक्ट्रॉन के लूज गेन में है, वो मीनिंग न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के लूज गेन में नहीं है थोड़ी फिजिक्स की बात है, ना ही डिस्कस करूं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है? मैं नहीं करूंगा डिस्कस जी, नहीं, ठीक है? बस एक लफ्ज उसने बोला, मैं लिख रहा हूं, क्या लगे जी? सिंस प्रोटॉन्स आर present yet trapped inside the nucleus, since what जी? Protons are present yet trapped inside the nucleus, present inside the nucleus, since protons are present yet trapped inside the nucleus, so they can never be, चलें काम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को। कैसा? वो कहते हैं यार फ्यूजन फिजन में कुछ तो था ना सर प्रोटॉन्स के साथ, कि आप उधर नेवर ना लिखें, आप उसको दें
कैन नॉट बी लिख दें, नेवर वाली कहानी आप थोड़ी खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं फिजन फ्यूजन मेरे इस नेवर को एड्रेस करता है, तो मैं नहीं करता, नहीं लिखता, नेवर नहीं लिखता भाई। क्या लिखते हैं? सो दे कैन नॉट बी, इतना लिख दीजिए, दे कैन नॉट बी लॉस्ट या गेन्ड या शेयर्ड। सो दे कैन नॉट बी लॉस्ट, गेन्ड या शेयर्ड। जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है जी? एनीवन? ओके। असल में जो मैं जिस बात के लिए ये सारी कहानी हमने डेवलप की है, वो पहले वाला जुमला काफी था यार, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें से किसको आप हाईलाइट करना चाहिए कि सर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो आई वुड लाइक कि जिस पेज पर आप मौजूद हैं उस पेज के हेडर पे जाके लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्या, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन क्या, इन अ न्यूट्रल एटम। पेज के हेडर पे जाके क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन व्हाट, इन एन एटम। जैसे यहां पे हमने इक्वल नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब ये एटम नहीं था। यहां भी हमने इक्वल नहीं लिखा हुआ ना, तो ये एटम नहीं है। ये क्या है सर, ये कैटायन है या एनायन है? जहां तक ताल्लुक है इक्वल होने का, हाँ जी, इक्वल जब वो हैं तो वो क्या है, वो एटम है। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा नंबर होता है? ये प्रोटॉन नंबर होता है ये। तो जो प्रोटॉन नंबर था, जिसको आपने एटॉमिक नंबर बोला, वही असल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है। तो जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं सर जी, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या इस बात में किसी को परेशानी है? हाँ, अगर हम किसी एटम की बात करेंगे तो मुसीबत होगी। उस एटम में क्या होगा, उस एटम में लेट मी टेल यू, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स और एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, आयन में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होंगे। किसी को मसला इस बात से? इससे अगली स्पेसिफिकेशन में वो क्या कहता है, कहता है यारा जी, डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स एंड आयन्स गिवन द एटॉमिक नंबर्स और मास नंबर्स एंड द चार्ज। अब ये इस स्पेसिफिकेशन को एड्रेस करता हूं, 2-3 एग्जांपल्स देता हूं, क्या क्या निकालें। सवाल लिखिए जी, determine the number of protons, neutrons and electrons. Determine the number of protons, neutrons and electrons. Determine the number of protons, neutrons and electrons. किधर? In the following species. In the following atoms or ions. In the following atoms or ions. In the following atoms or ions. जी तो भाई सबसे पहली जो मिसाल मैं आपको देने लगा हूं, इट इज सोडियम, जिसके ऊपर लिखा है 11, नीचे लिखा है 23.0। दूसरी मिसाल जो मैं आपको देने लगा हूं, इट इज मैग्नीशियम, इसके ऊपर लिखा है 12, नीचे लिखा है 24.0 और यहां पे चार्ज लिखा है 2 पॉजिटिव। तीसरी मिसाल जो मैं आपको देने लगा हूं, इट इज ब्रोमीन, जिसके ऊपर चार्ज लिखा है 1- और ऊपर लिखा है, क्या होता है जी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है कि 37 है? ब्रोमीन 35, एंड नीचे वाला नंबर सपोज करो लिखा है 80.0। मैंने नीचे वाले नंबर्स को जानबूझ के फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो कोई वैल्यू नहीं लिखी, 0.0 ही चलाया है, ताकि आप इसको क्या तस्वुर करें, आप इसको न्यूक्लियन नंबर ही तस्वुर करें। बहरहाल इन तीनों चीजों में क्या बताया भैया आपने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपने बताने हैं। प्लीज टेल मी, इस वाले के अंदर व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 11। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इट इज आल्सो 11। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स?
इट इज 23 माइनस 11, वो कैसे होता है, दैट इज 12। किसी को मसला है यार, ये चीज पढ़ाने में ना ओ लेवल में लगते होंगे 2-3 हफ्ते, ठीक है, मुझे ए लेवल में ये बस 5 मिनट में बात खत्म करनी है भाई, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या है, यहाँ सर जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो 12 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सर जी चूंकि ये क्या है, ये आयन है। कौन सा आयन है, सर जी ये पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, इसने सर ये कैटायन है, इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, लूज किए होंगे। कितने लूज किए होंगे, 2 लूज किए होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं, होने कितने चाहिए थे, 12, तो 2 लूज कर दिए, कितने हो गए, 10 हो गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात आपसे पूछूंगा वो कितने होंगे, दैट इज 24 माइनस 12, वो कितने बनते हैं, सर जी वो भी 12 ही बनते हैं। अगर किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें प्लीज। नो, इधर अगर आ गए, इधर अगर आप आते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, सर जी वो है 35। लेकिन अब क्या है, सर ये आयन है, तो इसने कौन सा आयन है, एनायन है। एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे। तो अगर इसने गेन किए, कितने गेन किए, एक गेन किया सर, क्या होंगे, 36 होंगे। जहां तक ताल्लुक है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, सर जी वो तो माइनस करके आ जाते हैं, बताएं जनाब। हाँ जी 45। हेलो जी, अगर इन बातों में किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज 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 हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन, नो, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस मैंने एक और लाइन भी कवर कर ली है। अब एक आखिरी लाइन रह गई है, वो कहता है डिस्क्राइब द बिहेवियर। अगला सवाल लिखें, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ a beam of, describe the behavior of a beam of protons, neutrons and electrons. Describe the behavior of a beam of protons, neutrons and electrons moving at the same velocity, moving at the same velocity in an electrical field, moving at the same velocity in an electrical field, moving at the same velocity in an क्या, in an electrical field। लो जी, so you know what is happening। अभी मैं आपको अगली इसकी कहानी समझा रहा हूं कि उसने क्या कहा, you have to describe the behavior of what, of a beam। beam में क्या है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूविंग एट क्या, सेम वेलोसिटी इन क्या, इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके जनाब जी, इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। मैं इसको जरा विजुअलाइज करता हूं कि जो भी एक सवाल है, इसकी सवाल की विजुअलाइजेशन क्या है। कहीं ना कहीं आपने किसी ओ लेवल में, एमसीक्यू में या किसी सवाल में इस सिचुएशन को एड्रेस किया हुआ है, जो स्पेसिफिकेशन ने पूरी पूरी लाइन लिख दी है। कहता है जी क्या करें, सपोज करें मैं कहता हूं कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है भाई, इसको कनेक्ट किया है आपने किसी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको कनेक्ट किया है किसी नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, यहां से कहीं से क्या आ रहा है, यहां से कहीं से अ बीम ऑफ व्हाट, जी हमने ऊपर क्या कहना, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ व्हाट, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड दिस। व्हाट इज दिस, लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। दिस इज अ बीम ऑफ protons, neutrons and electrons which are traveling at, they are traveling at the same velocity। सबकी initial velocity क्या है, same है। मूव किधर करने लगे ये भी, they are going to move in what, in the electrical field। ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, जिनके दरमियान में क्या है, जिनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिकल, what is this, this is
positively charged plate. What is this? This is negatively charged plate. मैं वैसे आपसे पूछ सकता हूं, किसी को पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी है? दो पैरेलल प्लेटों के दरमियान में, ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेटों के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होती है? सर ये सीधी सीधी कोई लाइनें होती हैं। खैर मुझे भी फील्ड का पैटर्न समझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे क्या समझाने में इंटरेस्ट है? मुझे समझाने में इंटरेस्ट है कि सर इसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधा निकल गए हैं। तो क्या कर गए भाई? जो सर जी बिल्कुल सीधा निकल गए हैं, ये जो बिल्कुल सीधे निकले हैं ये क्या हैं सर जी? दे आर दोज न्यूट्रॉन्स। फिर जनाब जो दूसरा मुझे समझाना है वो क्या है? देयर आर दोज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जो किधर चले गए हैं सर जी? ये इधर आ गए हैं। हेलो जी, what are these? These are positively charged protons जो कि किस तरफ को आए हैं? नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ को आए हैं। जहां तक ताल्लुक है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो ये लो जी इधर चले गए हैं। What are these? These are those electrons. दोनों की वेलोसिटी तो इनिशियली क्या थी? सेम थी। जिस फील्ड में मूव कर रहे हैं उस फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? सेम। लेकिन मुसीबत क्या है? अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि किसको थोड़ी डिफ्लेक्शन मिली है और किसको। मुझे इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। आपको ये तक इसकी डिस्क्रिप्शन टेबल में है। कौन से टेबल में? वो जो आपने सबसे पहले टेबल बनाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला, इसकी डिस्क्रिप्शन वो टेबल ही है। क्या जनाब? रिलेटिव चार्ज इसकी डिस्क्रिप्शन है। क्या है? जो पॉजिटिव है प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिव है, किधर चले गए सर? वो नेगेटिव किधर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या है सर? वो नेगेटिव है, किधर चले गए सर? वो पॉजिटिव किधर चले गए। न्यूट्रॉन्स क्या है सर? वो न्यूट्रल है, किधर चले गए सर जी? वो सीधे निकल गए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा फिर सर जी प्रोटॉन्स को डिफ्लेक्शन बहुत कम हुई है, इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हुई है सर जी। क्यों भाई? सर वो प्रोटॉन्स बहुत हैवी हैं, उनको डिफ्लेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सर जी इलेक्ट्रॉन्स बड़े लाइट से हैं, उनको डिफ्लेक्ट करना बहुत आसान है। तो क्या करूं? आई बिलीव इसकी डिस्क्रिप्शन इज डिस्क्राइब्ड किधर? वो पिछला कोई टेबल था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला, वहां पे डिस्क्राइब हुआ है। तो छोटा सा नोट लिखिए। दिस बिहेवियर is already described in the previous table. This behavior is already described. This behavior is already described in what? In the previous table, जनाब साहब। ठीक। ठीक, चेंज करना है? बस 2 मिनट दे दो मुझे, इसके बाद चेंज कर लेना। सुने जनाब, मुझे पुत्र अब लगता है कि मैंने इस स्पेसिफिकेशन का जो पहला हेडिंग है 1.1 उसको पूरा कर दिया। अब जरा सुनिएगा क्या क्या लिखा 1.1 में। कहता जी सेक्शन नंबर 1 बेसिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक नंबर 1 पार्टिकल्स इन द एटम। अब सुनते जी जुमला मुझे बताइएगा सर फलानी चीज रह गई है। ठीक है, पहला जुमला है अंडरस्टैंड दैट एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस surrounding a very small dense nucleus that contains protons and neutrons, whereas the electrons are found in the shells in the empty space around the nucleus. आपको इसमें से किसी लफ्ज में प्रॉब्लम है? फिर कहता है identify and describe protons, neutrons and electrons in terms of their charges and masses. इसमें किसी को मसला नहीं। ठीक है। तीसरा जो लिखा हुआ है understand the terms atomic and proton number या mass and nucleon number, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज विद इन द एटम, इसमें किसी को मसला है कि मास किधर है, चार्ज किधर है। फिर वो क्या कहता है? कहते हैं जनाब साहब क्या करें? डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द बीम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग एट द सेम वेलोसिटी इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस ड्राइंग में किसी को मसला है?
फिर वो क्या कहता है, डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स present in both the atoms and ions given what, if atomic number or proton number is given, or if mass or nucleon number is given, and what, charge is given. आपको लगता है कोई एक आधी लाइन छोड़ी है मैंने इसमें से? नहीं ना। हाँ, आगे जो लिखा है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस वाली, उस स्पेसिफिकेशन पे जाएं, अपनी स्पेसिफिकेशन जाएं। यूनिट 1.1 की जो 7th लाइन है, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, उसको मैं किसी और चैप्टर में एड्रेस करूंगा। मान लीजिए स्टडी लेटर, मान लीजिए स्टडी लेटर। आई थिंक यहां मैं यूनिट 1.1 को कंप्लीट करूंगा। अब अगले लेक्चर में या तो मैंने यूनिट 1.2 स्टार्ट करना है आइसोटोप्स वाला, या मैंने यूनिट 1.3 स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाला। ठीक है, ये मैं कल के लेक्चर में डिसाइड करूंगा कि मैंने कल क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। दैट्स इट। केमिस्ट्री का लेक्चर यहाँ पे आपका इख्तिताम करता है।